ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको। जो डेमोग्राफी एंड सेंसस ये पढ़ रहे थे। ठीक है, डेमोग्राफी ऑफ सेंसस, पहले तो हम इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, डेमोग्राफी को स्टडी कर रहे थे। तो डेमोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लोग कहां कहां रहते हैं, किस किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखो द पॉपुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is unevenly distributed। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली। कहीं किसी एरिया में जाएंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं जाएंगे तो कम पॉपुलेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम पॉपुलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन एक एस्टिमेट के हिसाब से देखा गया है कि जो 10% एरिया है सरफेस पे, उस पर 90% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की। 10% एरिया में 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, 10% लैंड मास, उस पे ऊपर कितनी पॉपुलेशन रहती है, 90% पॉपुलेशन रहती है। और 90% एरिया में 90% एरिया में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 10% पॉपुलेशन रहती है। तो यहीं से पता लग रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते होंगे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से कि थोड़े से एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा एरिया में कम पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो पढ़ेंगे। देखो जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है, पॉपुलस कंट्रीज, उसमें से 6 जो है वो सिर्फ एशिया में। 6 किधर है, एशिया में। 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, उसमें मतलब ये जो 10 कंट्रीज है ना, 10 कंट्रीज, इसमें दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है। 10 कंट्रीज में दुनिया की 60% पॉपुलेशन रहती है, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें 40% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे एशिया में ही बात करें, एशिया में बात करें तो जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, दीज आर द 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 6 ये सिर्फ एशिया में है, 10 में से 6 ये एशिया में। ठीक है, बाकी रेस्ट जो है अलग अलग है, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया। ठीक है, तो वो है। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरीके से। ठीक,
अब देखो ये क्यों है, बार बार बता रहा हूं मैं कि ये क्यों है कि 10% लैंड मास में 90% पॉपुलेशन रहती है और 90% लैंड एरिया में 10% पॉपुलेशन रहती है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, ठीक है। वो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ये लिख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स that are responsible for the distribution of population, 3 factors। 3 factors में पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो दीज 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पहला फैक्टर ये। दूसरा लैंडफॉर्म, तीसरा फैक्टर क्लाइमेट एंड फोर्थ फैक्टर सोइल। ये 4 फैक्टर्स, ठीक। देखो जिस एरिया में वाटर अवेलेबल होगा, जिस एरिया में वाटर अवेलेबल होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर द लाइफ, किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है, कैटल्स के लिए, ये पानी इसके लिए जरूरी होता है। इसलिए द एरिया वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इजिली, ठीक है, जब वेयर वाटर इज इजिली अवेलेबल द पॉपुलेशन विल बी हाई। द एरिया where the water is easily available, the population will be high, the population will be high because the water is used for drinking, bathing, irrigation, for the cattle, etc, ठीक है। तो तभी इसी वजह से जो रिवर वैलीज होती है, इसी वजह से रिवर वैलीज जो होती हैं दे आर हाईली पॉपुलस एरियाज, ठीक है ना, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। इसी वजह से यहाँ पे तो रिवर वैलीज जो होती है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। दिस इज द रीजन
द रिवर वैलीज हाईली पॉपुलेटेड। तो क्योंकि रिवर वैलीज में वाटर जो होता है वो इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, जो जिस पर्पज के लिए वाटर यूज होता है वो इजिली अवेलेबल होता है, तभी जहाँ पे लोग ज्यादा है, ठीक है। जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा है, इजिली अवेलेबल है, तो इस वजह से, ठीक है। दूसरा है लैंडफॉर्म। दूसरा फैक्टर क्या है, ये समझ आ गया? बट ठीक है, वो एरिया जहां वाटर इजिली अवेलेबल होता है वहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है, और वो एरिया जहां पे वाटर इजिली अवेलेबल नहीं होता, जैसे डिजर्ट हो गया, वहां पानी नहीं है, तो वहां पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है, कम होती है या होती नहीं है वैसे, क्योंकि वाटर तो चाहिए चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है, इस वजह से। लैंडफॉर्म, दूसरा फैक्टर क्या है? लैंडफॉर्म। चलो इधर लिख देता हूं लैंडफॉर्म। द पॉपुलेशन will be high in will be high in plain and gentle slope than the hilly areas। जो प्लेन एरिया है या जेंटल स्लोप है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू द हिली एरिया। हिली एरिया के मुकाबले में जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है, क्यों होती है ज्यादा? देखो, इन द प्लेन एरिया, प्लेन एरिया एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर the means of transportation, the means of transportation, means of transportation and communication can be easily constructed, can be easily constructed and also industrial setup is easy in plain areas as compared to hilly areas। तो ये रीजन है, इस वजह से लोग जो वो प्रेफर करेंगे जहां पे या तो प्लेन एरिया होगा या तो जेंटल स्लोप होगा एज कंपेयर टू द हिली एरिया, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर भी आसान है, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का कोई भी हमने रोड बनाना है या कम्युनिकेशन का कोई नेटवर्क चलाना है तो वो आसान होता है, ठीक है। उसके बाद कोई इंडस्ट्री लगाना है तो प्लेन एरिया में आसान होता है, इस वजह से लोग प्रेफर करेंगे कि वो उस एरिया में बसें जहाँ एरिया जो प्लेन हो या तो जेंटल स्लोप है एज कंपेयर टू द हिली एरिया। तो दिस इज द सेकंड रीजन। तो वहीं से लग रहा है शहर जो जैसे ये वाला जो प्लेन एरिया होता है वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हिली एरिया, ठीक है। इंडो गैंगटिक प्लेन की बात कर लें, इंडो गैंगटिक प्लेन प्लेन एरिया है, वाटर भी इजिली अवेलेबल है एज वेल एज प्लेन एरिया है, ठीक है, तो वहाँ रोड भी बनाए जा सकते हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो उस वजह से उसके बाद इंडस्ट्रियल सेटअप करना है तो आसान होता है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ रहें। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर। तीसरा है क्लाइमेट। तीसरा क्या है? तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट। द एरिया where there is extreme climate, वो एरिया जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम मतलब वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा, बहुत गर्म। द एरिया वेयर देर इज एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, the population will be less there। जहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां पॉपुलेशन कम होती है। द पीपल्स विल नॉट प्रेफर टू स्टे हियर, ठीक है। बट द एरिया where the area where the climate is pleasant, ठीक है, means there is less variation, there is less variation in temperature। the people will prefer to stay there, and makes the populous area here। मतलब जहां पे क्लाइमेट अच्छा है वहां लोग प्रेफर करना, वहां पे लोग बैठना प्रेफर करेंगे, स्टे करना प्रेफर करेंगे। जहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहां पे लोग नहीं बैठते। जैसे डिजर्ट का एरिया है तो वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, तो वहां पे लोग नहीं रहते, कम लोग रहते हैं। और जहां पे क्लाइमेट अच्छा होता है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन रीजन है ना, मेडिटेरियन सी के चारों तरफ जो रीजन है वहां पे अच्छा क्लाइमेट है तो लोग वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद है लास्ट जियोग्राफिकल फैक्टर जो है सॉइल। ठीक है, फर्टाइल सॉइल is very beneficial for cultivation। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो द पीपल विल प्रेफर टू live in that area where the soil is fertile। जहां पे सोइल ज्यादा फर्टाइल होती है लोग वहां पे बसना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो कल्टीवेशन कर सके, क्रॉप्स उगा सके, ठीक है ना। तो इस वजह से, तो इस तरह से, अब तो कहने का मतलब है जहां पे फर्टाइल सॉइल कम है वहां लोग कम बसेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स दीज आर द जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स है। पहला वाटर की अवेलेबिलिटी, दूसरा लैंड फॉर्म्स,
तीसरा क्लाइमेट और चौथा सॉइल। ये 4 फैक्टर है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होगा वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद लैंड फॉर्म्स, प्लेन एरिया और जेंटल स्लोप्स पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हिली एरिया। रीजन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी आसान होगा, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज लगाना है तो आसान होगा। उसके बाद थर्ड है क्लाइमेट, वो एरिया जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम मतलब वेरी हॉट वेरी कोल्ड, तो उधर लोग जो है वो बसना कम पसंद करेंगे एज कंपेयर टू द एरिया वेयर देर इज प्लीजेंट क्लाइमेट। प्लीजेंट क्लाइमेट मतलब देर इज नो वेरी हॉट नो वेरी कोल्ड टेम्परेचर, तो वहां पे लोग बसना प्रेफर करेंगे। उसके बाद सॉइल, सॉइल में वो एरिया जहां पे फर्टाइल सॉइल ज्यादा है, लोग वहां बसना ज्यादा शुरू प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू दोज एरिया वेयर देर इज लेस फर्टाइल सॉइल, ठीक है। तो दीज आर द जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो तभी तो है देखो ये वाला जैसे इंडो गैंगटिक प्लेन है तो यहाँ सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। पंजाब हरियाणा, इंडो गैंगटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, पंजाब हरियाणा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, वाटर भी इजिली अवेलेबल है, लैंडफॉर्म भी प्लेन है, सॉइल भी फर्टाइल है, ठीक है। हाँ क्लाइमेट थोड़ा सा एक्सट्रीम है, ठीक है ना, कि गर्मी के मौसम में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन 3 फैक्टर्स तो ही है, तो ये रीजन है। दूसरा फैक्टर कौन सा है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ये तो मिनरल, दूसरा अर्बनाइजेशन और तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन 3 फैक्टर्स, ठीक है, मिनरल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस एरिया में मिनरल्स ज्यादा होंगे, जिस एरिया में मिनरल्स ज्यादा होंगे वहां पे इंडस्ट्रीज आती हैं ज्यादा, जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो लोग वहां पे ज्यादा माइग्रेट होते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो वो वाला मिनरल्स का ये, ठीक है। तो वो एरिया, द एरिया वेयर द मिनरल्स आर अवेलेबल्स, द इंडस्ट्रीज विल कम देयर, द पीपल विल माइग्रेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे ये लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन, तो लोग अर्बन एरिया की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएगी, अच्छी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, तो पीपल्स विल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ दी, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटीज। इन फैसिलिटीज के अवेलेबल होने की वजह से लोग जो होते हैं वो अर्बन एरिया में, तो याद रखिएगा कि अर्बन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होगी एज कंपेयर टू रूरल एरिया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ भी लोग ज़्यादा। क्यों लोग ज़्यादा? या ऐसा नहीं मतलब है कि सिर्फ वर्कर्स यहाँ पे माइग्रेट होंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज है, वर्कर के साथ साथ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चलती है, शॉपकीपर भी माइग्रेट होंगे, डॉक्टर्स भी, टीचर्स भी वहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है, ओसाका एक ओसाका जगह है जापान में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा माइग्रेट हुए इसी वजह से, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग ज्यादा माइग्रेट हो गए, तो दीज आर द फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, लिख लो। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, attract the industries, industries in that area, in that area, availability of minerals attract the industries
attract the industries in that area. As a result of this, the skilled and semi-skilled workers will migrate there and makes the highly populous area, ये वाला makes the highly populous area. Second, in the urban area, the employment opportunities are high. Education and health facilities are easily available. Good transportation and communication facilities and high standard of living उसके बाद in an area, तीसरा industrialization, in an area where the industries are high in number, attract the people from other areas. तो दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, ये तीन. जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ इंडस्ट्रीज आएगी तो लोग माइग्रेट होंगे जॉब के सर्च में, एम्प्लॉयमेंट की सर्च में. ठीक. अर्बनाइजेशन में ये फैसिलिटीज़ होती है, इस वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं. क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ हाई होती हैं. उसके बाद गुड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती है, एज वेल एज लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है. इस वजह से लोग जो होते हैं माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ. ठीक है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज हाई हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, वहाँ लोग माइग्रेट हो जाएंगे दूसरे एरिया से. ठीक है. किस पर्पज से? एक तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, या तो सिर्फ वर्कर्स ही नहीं माइग्रेट होंगे, जहाँ लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, जहाँ लोग माइग्रेट हो रहे हैं जहाँ पे, तो और भी आएंगे, शॉपकीपर्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, डॉक्टर्स भी आएंगे, बैंक एम्प्लॉइज भी आएंगे. तो सब ट्रांसपोर्टेशन होती है, सॉरी माइग्रेशन होती है. तो ये एरिया ज़्यादा
पॉपुलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स। और उसके बाद है कल्चरल, थर्ड वन कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। द पीपल will prefer to migrate in those areas where there is religious as well as cultural इंपॉर्टेंस। तो लोग वहां पे माइग्रेट होना पसंद करते हैं, यहाँ पे कल्चरल या रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद द एरिया वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल, द एरिया वेयर द social and political unrest, the people will prefer to migrate from that area। जहाँ पे ना सोसाइटी अच्छी है, ना वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो लोग क्या करें, अनरेस्ट का मतलब है यहाँ पे ना सोसाइटी अच्छी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस केस में लोग उस एरिया से माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, देखिए हर एक एरिया की या लैंड मास की लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सस्टेन कर सके। ठीक है, ये मतलब एक लैंड मास है, ये लैंड मास है, तो इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होगी, लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट द पॉपुलेशन। ये नहीं कि अनलिमिटेड लोग जहां रह सकते हैं, एक लैंड मास होता है, एक टुकड़ा होता है जमीन का, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है कि वहां वो रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रेशो होती है, रेशो बिटवीन द एरिया एंड द नंबर ऑफ पीपल, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो रेशो होगी कि भाई कितना एरिया कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है ना, कितना एरिया कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, द और पॉपुलेशन डेंसिटी आप सपोज करो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लो, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लो, और 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है ना, तो ये है, देखो द नंबर ऑफ पीपल्स
लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रही है, कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेशो ऑफ द पॉपुलेशन टू द लैंड मास एरिया इज known as population density, is known as population density। के पॉपुलेशन कितनी रह रही है, पॉपुलेशन कितनी रह रही है और एरिया कितना है, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, सपोज करो कि एरिया में पॉपुलेशन रह रही है, एक एरिया है उसमें रह रही है 15,000 15,000 कितने किलोमीटर में, 100 स्क्वायर किलोमीटर में, 100 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन रह रही है 15,000। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, 150। ठीक है, 150 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वही तो लिखा, पहली डेफिनेशन तो वही है, पहली डेफिनेशन तो वही है ना। ठीक है, कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। दूसरी डेफिनेशन वो है, आप निकाल सकते हो, वही है कि रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन टू द लैंड मास एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो जैसे ये वाली एग्जांपल दी मैंने, तो 150 आदमी रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी जो होती है या एरिया जो होता है वो हाईली डेंस एरिया भी हो सकता है, हाईली डेंस एरिया भी हो सकता है, मीडियम डेंस एरिया भी हो सकता है, और उसके बाद लो डेंस एरिया, मतलब लो डेंसिटी, डेंस का मतलब लो डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी पर। ठीक है, अगर जिस एरिया में मोर देन जिस एरिया में मोर देन 200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 200 से ज्यादा पॉपुलेशन रहती होगी, उसको बोलते हैं हाईली डेंस एरिया। मोर देन 200 पीपल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दैट एरिया इज नोन एज हाईली डेंस एरिया या हाई डेंसिटी एरिया या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, इसको इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मीडियम। मीडियम मतलब बिटवीन 1 to 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 से 50 1 to 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो उसको बोलेंगे मीडियम डेंस एरिया। जब मीडियम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये वाला, जिस एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लो, उसमें 1 से लेके 50 के बीच में लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर,
तो उसको हम बोलेंगे कि ये लेस डेंस सॉरी मीडियम डेंस एरिया है, जब मीडियम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और यहाँ पे जो लो डेंस एरिया होता है, द एरिया विच हैज लेस देन 1%, एक से कम, जहाँ रहते ही नहीं हो, ठीक है ना, 1 आर लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसको क्या बोलते हैं, लो डेंस एरिया या लो पॉपुलेटेड डेंसली एरिया, ठीक है। जैसे पोलर रीजन होती है ना, पोलर रीजन, पोलर रीजन पोल पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पॉपुलेशन होती ही नहीं, ठीक है, वो वाला क्या हो गया, लो डेंस एरिया हो गया, पॉपुलेशन आती नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे कोई रिवर वैलीज हो गया, रिवर वैली जैसे, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इंडो गैंगटिक, वहां तो 1000 से ऊपर ऊपर होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, तो हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो वाला। तो ये 3 तरह की डेंसिटी होती है ये वाला, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब समझा गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ठीक है।